सोनपुर गांव में घनश्याम दास नाम का एक मूर्तिकार रहता था। मूर्ति बनाने की ये अनोखी कला उसके दादा परदादा के समय से चली आ रही थी। उसके पास खेती-बाड़ी करने लायक जमीन या धन तो था नहीं, इसीलिए वो अपनी गुजर बसर मूर्तियां बनाकर ही करता था। उसके पास एक बूढ़ा गधा था जिसका नाम था चंपक। अरे ओ चंपक, अबे ओ निकम्मे गधे, जल्दी से यहाँ बाजार जाना है। चंपक चिड़चिड़ाता हुआ उठ गया। मेरे बाप दादा ने मुझे विरासत में धन दौलत ना देकर तुझ जैसा निकम्मा और निठल्ला गधा दे दिया है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देखता है? चल इधर आ। अरे ये कैसा मालिक है, एक तो इतनी भारी भारी मूर्तियां बनाता है और मेरे ऊपर लाद देता है। ये भी नहीं सोचता कि मैं इन्हें इतनी दूर लेकर कैसे जाऊंगा। अरे रे, मेरी बूढ़ी कमर तो टूट ही जाती। अबे गधे, क्या वहाँ खड़े खड़े अपना समय नष्ट करता रहेगा या फिर कुछ हाथ पैर भी चलाएगा? लगता है रात का खाना नहीं खाना है तुझे। हाँ, जैसे व्यंजनों की बरसात होगी रात को। अरे वही सूखी घास खा रहा हूँ पिछले 20 साल से। बकवास करता है, मुझसे जबान लड़ाता है। ये जो सूखी घास मिलती है ना, बाहर कहीं जाएगा तो तेरे जैसे बूढ़े निकम्मे गधे को ये भी नसीब नहीं होगा, समझा? गुस्से में घनश्याम दास ने सारी मूर्तियों का एक बड़ा गट्ठर बनाया और चंपक की पीठ पर लाद दी। चंपक मार खाकर चुपचाप चल दिया। ये थी घनश्याम और चंपक की रोज की कहानी। दोनों एक दूसरे से नफरत ही करते थे, बस मजबूरी थी कि किसी तरह साथ में गुजारा कर रहे थे। यहाँ तो कितने सारे लोग हैं। एक काम करता हूँ कि इनके पास जाकर इनसे कहता हूँ कि मुझे अपने साथ ले जाएं। मैं अपने मालिक से तंग आ चुका हूँ, अब मुझे नया मालिक चाहिए। घनश्याम दास अपनी दुकान सजाने लगा। वो काम में व्यस्त हो गया और उधर चंपक मौका पाकर फरार हो गया। चंपक एक आदमी के पास जाकर बोला, अरे बाबूजी, आप ये बोरियां उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं? अब भाई बाजार होकर घर जा रहा हूँ। इसमें बाजार से लिया सामान है बोरी में। ओहो, तो मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ ना। लाइए, ये बोरियां मेरी पीठ पर रख दीजिए, मैं आपके घर पहुँचा दूंगा। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ले जाऊंगा। आदमी के मना करने पर भी चंपक उसके आसपास ही टहलता रहा और उसकी मदद पर जोर देता रहा। अरे क्या चाहिए रे गधे, क्या मेरे आगे पीछे घूम रहा है? मुझे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए, समझा? चल अब जा यहाँ से, भाग। बताओ भला, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। यहाँ मैं इसकी मदद कर रहा था और इसने मुझे भगा दिया। चंपक वापस लौटा तो वहाँ कुछ लोग शेर की चर्चा कर रहे थे। अरे बहुत खूंखार शेर है, कई बकरियां खा चुका है, कुछ लोगों को भी घायल कर दिया है। और सुनने में आया है कि महाराज ने कहा है जो शिकारी उस शेर को पकड़ लाएगा उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। चंपक ध्यान से बातें सुन ही रहा था कि तभी आहा, अब क्या कर दिया मैंने? मैं तब से यहाँ अकेले सारा काम कर रहा हूँ और तू बाजार में मटर गश्ती छानने निकला है। चल अब घर चल। अरे तुम्हें तो बस मारने का बहाना चाहिए। दोनों घर लौट आए। थोड़ी देर में मौसम खराब होने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। घनश्याम दास जल्दी से अपने घर के बाहर खड़ा हुआ। अरे ओ चंपक, कहाँ मर गया? जल्दी आ, बारिश का पानी घर में घुस रहा है। जरा लकड़ी के तख्ते लगाकर रोक तो सही। मैं ही सब कुछ करूं और सुबह से सिर्फ मार ही खाई है, मैं नहीं आता। बारिश तेज हो गई। घनश्याम दास गुस्से में चिल्लाया, अबे ओ निकम्मे, अगर तू बाहर नहीं आया ना तो आज खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा। अरे वाह, जैसे रोज के खाने में क्या ताजमहल बना होता है, वही सूखी घास। तभी बिजली चमकी, तेज गड़गड़ाहट हुई और चंपक डरकर बाहर की ओर भागा। बारिश में कीचड़ था, सड़कों पर अंधेरा। चंपक इधर उधर भागता रहा और डर के कारण रास्ता भूल गया। वो दौड़ते दौड़ते जंगल की तरफ पहुंच गया। अरे मैं कहाँ आ गया, ये तो जंगल है। उफ, घर वापस कैसे जाऊं? उधर उसी जंगल में असली आफत मौजूद थी, वही खूंखार शेर जिसकी चर्चा बाजार में हो रही थी। शेर बारिश से बचने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे दुबका हुआ था। अचानक उसे पत्तों के सरकने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? कौन मेरे इलाके में घुस आया? हे भगवान, ये आवाज तो शेर जैसी है, कहीं वो। और तभी बिजली चमकी। चमकती रोशनी में शेर की आंखें चमकीं। चंपक कांप गया। शेर ने भी उसे देखा। एक बूढ़ा गधा, बारिश में भीगा हुआ,
कांपता हुआ। ये क्या है? गधा? अकेला? जंगल में? मैं कोई नुकसान करने नहीं आया, बारिश से डर गया था, रास्ता भटक गया। शेर ने पहले तो उसे खाने का सोचा, पर फिर रुक गया। शेर के मन में एक अलग ही विचार आया। गांव वाले रोज मुझे ढूंढते रहते हैं। अगर मैं इस गधे का इस्तेमाल करूं तो शायद मुझे कुछ फायदा हो सकता है। शेर चलकर चंपक के पास आया। अरे बाप रे, अब तो मेरी खैर नहीं। डर मत गधे, मैं तुझे खाऊंगा नहीं। नहीं खाओगे? सच में? हाँ। बल्कि मुझे तेरी मदद चाहिए। चंपक चौंक गया। शेर ने उसे एक योजना बतानी शुरू की, एक ऐसी योजना जो आगे चलकर पूरे राज्य को हिला देगी। शेर चंपक के बेहद पास आया। चंपक अभी भी कांप रहा था, लेकिन शेर का व्यवहार अजीब तरह से शांत था। बारिश थोड़ी कम हो चली थी और पेड़ के नीचे दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी शेर ने अपनी योजना बताना शुरू किया। गधे, ध्यान से सुन। गांव वाले मुझे पकड़ने के लिए रोज जाल बिछाते हैं। मैं उनसे बचते बचते थक गया हूं। मुझे एक जगह सुरक्षित पहुंचना है, महल तक। महल? अरे वहां तो राजा के सैनिक रहते हैं, वो तो आपको देखते ही आपकी खाल बना देंगे। हाँ, अगर मैं ऐसे ही जाऊं तो। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं महल में बिना पकड़े पहुंच सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो सिर्फ एक बूढ़ा गधा हूं। तुम एक साधारण गधा नहीं हो। तुम गांव में घूमते हो, लोगों को सुनते हो, रास्ते जानते हो। अगर तुम मुझे छुपाकर वहां ले जाओ तो कोई शक भी नहीं करेगा। चंपक हैरानी में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसकी किस्मत है या बदकिस्मती। वो अपने मालिक से परेशान था, हाँ, पर शेर की मदद करना, ये तो जान देने जैसा काम था। चंपक सोच ही रहा था कि शेर ने एक और बात कही। और सुनो, अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। आजाद? हाँ, तुम्हें अपने मालिक के अत्याचार नहीं सहने पड़ेंगे। तुम जहां चाहो जियोगे, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे महल तक ले जाना होगा। बारिश फिर तेज होने लगी। बिजली चमक रही थी। जंगल में सन्नाटा गहरा गया। चंपक ने अपने जीवन की सारी पीड़ा याद की। मार, ताने, सूखी घास और हमेशा का अपमान। एक तरफ उसका बेदर्द मालिक था और दूसरी तरफ ये खूंखार शेर जो उसे आजादी देने का वादा कर रहा था। चंपक ने लंबी सांस ली। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आप मुझे खाना नहीं। तुमने सही फैसला किया है। यूं चंपक और शेर का अनोखा गठबंधन बन गया, एक बूढ़ा गधा और जंगल का राजा। उन्होंने बारिश थमने का इंतजार किया और महल की ओर जाने की तैयारी शुरू की। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि गांव में उनकी तलाश शुरू हो चुकी थी और ये सफर पूरे राज्य के लिए एक तूफान लेकर आने वाला था। बारिश रात भर चलती रही। जंगल पानी से भर गया था। रास्ते फिसलन भरे थे। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, बादल छटने लगे और हल्की धूप जमीन पर पड़ने लगी। चंपक ने थकी आंखें खोलीं। शेर अब भी पेड़ की ओट में बैठा था, सतर्क और शांत। दोनों को अब महल की ओर निकलना था, लेकिन उससे पहले गांव में हलचल मच चुकी थी। घनश्याम दास सुबह उठकर बोला, अरे ओ चंपक, कहाँ है रे? फिर भाग गया क्या तू? उसने हर जगह ढूंढा, आंगन, गौशाला, सड़क, पड़ोसी के घर, लेकिन चंपक का कोई अता पता नहीं था। धीरे धीरे गांव वाले भी इकट्ठे होने लगे। अरे घनश्याम, तेरा गधा कहीं दिखा क्या? सुना है रात को जंगल की तरफ गया है। क्या? जंगल? वहां तो शेर है। कहीं शेर ने खा ना लिया हो। शेर शब्द सुनते ही गांव वालों के होश उड़ गए। कुछ लोग डंडे लेकर निकल पड़े, कुछ चिल्लाने लगे। चलो जल्दी चलो, अगर शेर आसपास है तो हम सब खतरे में हैं। इस बीच जंगल में शेर खड़ा हुआ और बोला, अब हमें निकलना चाहिए। गांव वाले हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच सकते हैं, लेकिन हम जाएंगे कैसे? रास्ता तो पूरा कीचड़ से भरा है। और कोई विकल्प नहीं। महल का रास्ता इसी जंगल से होकर जाता है। तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे आऊंगा। चंपक ने हिचकिचाते हुए कदम बढ़ाया।
उसकी बूढ़ी टांगे कीचड़ में धंसती जा रही थी, पर वो चलते रहा। कुछ देर बाद दोनों एक सूखे रास्ते पर पहुंचे। वो जगह अपेक्षाकृत सुरक्षित थी, लेकिन तभी कुछ आवाजें सुनाई दी। डंडों का खड़कना, लोगों की बातें और कदमों की चरमराहट। अरे, ये तो गांव वाले लग रहे हैं। वे यहां तक पहुंच गए। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वे तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जोर शोर से चिल्लाएंगे और मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे। चंपक डर से कांपने लगा। तभी शेर ने जल्दी से उसे एक झाड़ी के पीछे धकेला। हम यहां से नहीं चलेंगे, हम ऊपर से जाएंगे। ऊपर मतलब पहाड़ वाली तरफ? हाँ, वहां से महल का रास्ता सीधा है। गांव वाले नीचे ही खोजेंगे, ऊपर कोई नहीं जाएगा। शेर आगे आगे चला, चंपक पीछे पीछे। दोनों चढ़ाई चढ़ने लगे। जंगल का ऊपरी हिस्सा शांत था। नीचे गांव वालों की आवाजें आ रही थीं, पर वे दोनों दिखाई नहीं दे रहे थे। चंपक की हालत चढ़ाई में और खराब हो रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अरे, मैं तो थक गया, मेरी टांगे दुख रही हैं। थोड़ा और हिम्मत रखो, महल बस 2 घाटियां पार करके ही आता है। दोनों जैसे तैसे पहाड़ी रास्ते पर पहुंचे। ऊपर से पूरा गांव दिख रहा था। लोग इधर उधर दौड़ रहे थे, चंपक को ढूंढ रहे थे। शेर ने दूर क्षितिज की ओर देखा। वहां से महल का ऊंचा गुंबद चमक रहा था। शेर के चेहरे पर संतुष्टि की हल्की मुस्कान फैल गई। यही रास्ता सही है, यहां से हम बिना पकड़े महल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि पहाड़ का ये रास्ता जितना शांत दिखता है, उतना ही खतरनाक भी है। और आगे उनका सामना किसी ऐसे से होने वाला था जो शेर से भी ज्यादा चालाक था और चंपक से भी ज्यादा जिद्दी। शेर और चंपक अब ऊंचाई पर बने संकरे पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। नीचे की तरफ गांव वाले अभी भी ढूंढ रहे थे, लेकिन वे दोनों अब उनकी नजरों से बहुत ऊपर आ चुके थे। हल्की ठंड थी, पेड़ों से धुंध टपक रही थी। चंपक हर कदम पर कांप रहा था, कभी डर से, कभी थकान से। शेर सावधानी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता दिखाई दे रही थी। अब कितना और चलना है? मेरी तो टांगे जवाब दे रही हैं। बस थोड़ा और। उस मोड़ से आगे समतल मैदान है, फिर हम सीधा महल के पास उतर जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे मोड़ के करीब पहुंचे, एक जोरदार धम 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 की आवाज गूंजी। चंपक डरकर उछल पड़ा। अरे, ये कौन आ रहा है? धुंध के अंदर से एक विशाल आकृति उभरी, लंबी, चौड़ी, सींगों वाली और भारी भरकम कदमों से रास्ता हिला रही थी। वो था जंगली भैंसा, जिसे पूरे जंगल में धुरंधर कहा जाता था। धुरंधर जंगल का सबसे जिद्दी और लड़ाका जानवर था। वो किसी को भी अपने रास्ते में चलने नहीं देता था। धुंध हटते ही उसकी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। कौन है जो मेरे पहाड़ी रास्ते पर चलने की हिम्मत कर रहा है? चंपक वहीं जम गया। शेर भी चौकन्ना हो गया, क्योंकि वो जानता था धुरंधर भैंसा बिना वजह लड़ाई कर देता है। भैंसे में पास आकर शेर को देखा। उसकी आंखें लाल हो गईं। ओह शेर, तू मेरे इलाके में कैसे आ गया? क्या तू भूल गया कि पिछली बार क्या हुआ था? धुरंधर, हमें सिर्फ रास्ता चाहिए, हम लड़ने नहीं आए। शेर और लड़ाई नहीं करेगा? अरे, तू तो कभी किसी को बिना दहाड़ सुने जाने नहीं देता था। अरे भगवान, ये तो शेर से भी खतरनाक लग रहा है। भैंसे ने अपनी भारी गर्दन उठाई और शेर के इतने करीब आया कि शेर को पीछे हटना पड़ा। धुरंधर ने जमीन पर अपने पैर पटके, जिससे पत्थर हिलने लगे। फिर वो बोला, इस रास्ते से कोई नहीं गुजर सकता। ये मेरा इलाका है। जिसे जाना हो, पहले मुझे हराना होगा। धुरंधर, तुम जानते हो मैं लड़ सकता हूं, लेकिन मैं चाहूं तो नहीं लड़ता। और मैं जानता हूं कि तुम भूखे भी हो। बारिश में फंसे थे ना, तो आओ लड़ो मेरे साथ। चंपक की हालत खराब हो गई। वो सोचने लगा, अब तो शेर और भैंसे की लड़ाई में मैं दबकर मर जाऊंगा। उफ, किस मुसीबत में फंस गया हूं। लेकिन तभी शेर ने धीरे से चंपक की ओर देखा और कुछ सोचा। उसकी आंखों में चमक आई। वो बिना दहाड़े, बिना हमला किए धुरंधा के चारों ओर घूमने लगा। भैंसा चौंक गया।
क्यों घूम रहा है? क्या खेल खेल रहा है तू? इसी दौरान शेर ने चंपक से फुसफुसाकर कहा। जैसे ही वो मुड़े, तू भागकर उस चट्टान के पीछे छुप जाना, जल्दी। अरे पराप, मैं उसे उलझा कर रखूंगा, तू बस भाग। चंपक अपनी पूरी ताकत जुटाकर भागा पहाड़ी किनारे की ओर, जहां एक बड़ा पत्थर ढाल जैसा उभरा हुआ था। वहीं शेर धुरंधर के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में शांत लेकिन मजबूत आत्मविश्वास था। धुरंधर पलटा और शेर का सामना हुआ। दोनों की आंखें भिड़ गईं, जंगल जैसे ठहर गया हो, और यहीं शेर व धुरंधर की टकराहट शुरू होने वाली थी। एक लड़ाई जो चंपक की किस्मत ही बदल देगी। चंपक चट्टान के पीछे दुबका हुआ सांस रोके खड़ा था। उसे सिर्फ धुरंधर भैंसे की भारी सांसें और पहाड़ पर गूंजते कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शेर सामने खड़ा था। धुरंधर ने बिना दूसरा विचार किए हमला कर दिया। वह रॉकेट की तरह दनाते हुए शेर की ओर दौड़ा। शेर तेजी से किनारे हट गया। धुरंधर के सींग हवा चीरते हुए निकले। भैंसा रुककर पलटा, इस बार और भी तेज। धुरंधर दूसरी बार शेर की ओर झपटा, लेकिन इस बार शेर पेड़ की एक मोटी जड़ के ऊपर छलांग मारकर चढ़ गया। भैंसा सीधा जड़ से टकराया। धड़ाम! मोटा पेड़ हिल गया। धुरंधर पीछे लड़खड़ाया। मेरे साथ खेल खेलता है शेर? अगर मैंने खेला नहीं तो तू मुझे खाली नहीं जाने देगा, इसलिए खेल ही सही। भैंसा तीसरी बार हमला करने दौड़ा। इस बार शेर ने उसकी रफ्तार को देखकर एक सटीक छलांग लगाई और धुरंधर सीधा उस जगह जा टकराया जहां चट्टान की ढलान बेहद फिसलन भरी थी। भैंसा फिसलता हुआ नीचे गिरने लगा। वो कुछ ही सेकंड में कई फीट नीचे जा पहुंचा। शेर ऊपर खड़ा उसे देख रहा था। भैंसा दर्द से कराहते हुए उठा, लेकिन अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सम्मान था। शेर, तू ताकत से नहीं, अक्ल से लड़ता है। मैंने तुमसे कहा था, मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, हम बस रास्ता चाहते हैं। धुरंधर मुश्किल से खड़ा हुआ, पहाड़ों के राजा की तरह सिर उठाया, फिर बोला, जाओ, तुम दोनों जाओ, इस पहाड़ी रास्ते से होकर जा सकते हो। आज से ये इलाका भी सुरक्षित माना जाएगा। इतना कहकर भैंसा लंगड़ाता हुआ धुंध में गायब हो गया। चंपक ने राहत की एक लंबी सांस ली और बाहर निकला। दोनों फिर चल पड़े, इस बार धुंध में, बिना आवाज के, धीमे कदमों से। लेकिन उन्हें पता नहीं था, महल के पास पहुंचने से पहले ही किस्मत की सबसे बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। एक ऐसी परीक्षा जो चंपक और शेर दोनों की जिंदगी बदल देगी। धुंध हटते हटते सूरज ढलने लगा था। शेर और चंपक पहाड़ की आखिरी चोटी पर पहुंचे। नीचे घाटी में एक प्राचीन महल नजर आ रहा था। कई मीनारें टूटी हुई थीं। झंडा फटा था, पर महल के आसपास अजीब सी नीली रोशनी तैर रही थी। चंपक कांप गया। अरे शेर जी, ये कैसा महल है भाई? अंदर से ऐसे टिमटिमा रहा जैसे कोई भूतिया बल्ब हो। यही वो जगह है जहां राजा की तिजोरी छुपी हुई है और जहां वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। शेर ने वाह कहा तो चंपक का पूरा शरीर बर्फ जैसा हो गया। दोनों महल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। जैसे ही शेर ने कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर सन्नाटा, इतना कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे। मुझे वापस जंगल छोड़ दो शेर जी, ये जगह सही नहीं है। चिंता मत कर, मैं हूं ना। महल के गहरे हिस्से में एक विशाल कक्ष था। उसके बीचों बीच एक सोने का संदूक रखा था और संदूक के सामने एक बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था। कद लंबा, आंखें चमकीली। चंपक को देखते ही उसकी आंखें नरम पड़ गईं। आ गए। मैंने तुम दोनों का बहुत समय से इंतजार किया था। आप कौन? मैं इस महल का अंतिम रक्षक हूं, और यही वह तिजोरी है जिसमें तुम्हारे भाग्य का उत्तर है। हम यहाँ राजा की खोई हुई संपत्ति लेने आए हैं, ताकि जंगल और लोगों के बीच जो संघर्ष है वह समाप्त हो सके। संपत्ति सिर्फ जवाहरात ही नहीं होती शेर। कभी कभी सबसे बड़ी संपत्ति एक सही इंसान होता है। रक्षक ने संदूक खोला। चंपक की आंखें फैल गईं। अंदर न सोना था, न हीरे मोतियां, बल्कि एक पुरानी चर्म पुस्तक थी। अरे बाप रे, इतनी मशक्कत, इतनी दौड़ धूप और तिजोरी में किताब। हमारे गांव में तो ऐसे 10 रुपए किलो बिकती हैं।
यह किताब साधारण नहीं है। यह उस राजघराने की अंतिम वसीयत है जिसमें लिखा है कि महल, जंगल और सारी भूमि का सही वारिस वही होगा जो डरकर भागे नहीं, बल्कि सच्चाई और करुणा के साथ अंत तक पहुंचे। और आज वह तुम हो चंपक। मतलब ये पूरा इलाका मेरा, मैं मालिक। हाँ, और अब यह महल जंगल और इंसानों की साझा शांति का केंद्र बनेगा।